नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम जो घटना चक्र की जो इकोनॉमी की जो किताब आती है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये जो घटना चक्र है आपकी जो अभी 2026 में आई है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो घटना चक्र की जो किताब है, ये आपके हिंदुस्तान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जिसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए आपकी रामबाण साबित होती है। और इसमें जो पहला चैप्टर दिया गया है, इसमें हम पहले थ्योरी को देखेंगे, इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, ये आपके अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी, ये आपकी ग्रामीण और अविकसित थी। और उसमें जो गांव थे आपकी पृथक इकाई थी। और उसमें जो व्यवसाय होता था, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता था। और कृषि जो था उसमें प्रमुख व्यवसाय था। और कृषि के साथ साथ आपके उद्योग भी आपकी उन्नत अवस्था में था। और भारत द्वारा जो उत्पादित रेशमी और सूती वस्त्र होते थे, इसमें विश्व में उत्तम गुणवत्ता का माना जाता था, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा थी। और उस समय हमारे देश में आपके संगमरमर का कार्य होता था, नक्काशी का कार्य भी होता था। और सोने चांदी के जो आभूषण उसमें अच्छे से तराशी की जाती थी, या इसको अच्छे से तराशा जाता था। और इसलिए इसकी डिमांड विदेशों में होती थी, और इसका निर्यात भी किया जाता था। और उत्तम किस्म का होता था, इसलिए इसका निर्यात किया जाता था। और उस समय जो निर्यात की जो अन्य वस्तु थी, आपके नील था, अफीम था, और मसालों का भी निर्यात किया जाता था। और ये आपके 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, वो अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही थी। और इन्होंने अंग्रेजों के ने आज़ादी आने तक इस गतिमान अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना दिया था। और अंग्रेजों ने ना भारत में केवल शासन किया है, बल्कि हमें अपना उपनिवेश भी बनाया था, अपने अपना गुलाम भी बनाया था। और उपनिवेश का मतलब होता है कि जब किसी देश को किसी प्रकार की राजनीतिक आज़ादी ना देना, और सारी जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। अगर किसी देश की आर्थिक गतिविधियों पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं, तो वह देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो अगर उपनिवेश की परिभाषा पूछी तो दो बात ध्यान रखना, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक आज़ादी। और आपने देखा हो कि 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में लगभग लगभग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। और जो 1757 से लेकर 1858 तक जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत में शासन किया था, या यूं बोले भारत की इनके कंट्रोल में था। और 1857 में आपने देखा हो कि बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। और इस रिवोल्ट के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे आपके ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, या यूं बोले कि ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो जाता है। और 1858 से लेकर 1947 तक आपके ब्रिटिश सरकार का शासन रहा था। और 1947 तक आते आते अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को, जो आपके जो गतिमान अर्थव्यवस्था थी, उसको गतिहीन अर्थव्यवस्था बना दिया था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बना दिया था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बना दिया था। और गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था बना दिया था। किसी भी देश की अगर विकास किसी भी देश का विकास उस देश के कृषि और उद्योग पर आधारित होता है। और कृषि के लिए आपके शक्ति, शाक, परिवहन आदि की जरूरत पड़ती है। वहीं उद्योगों के लिए आपके मशीनरी, विपणन की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, परिवहन और संदेशवाहक आदि की जरूरत होती है। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है, तो इनको इस आधारभूत ढांचे पर फोकस करना होगा, या इस पर ध्यान देना होगा। जैसे शक्ति में आपके जैसे कोयला होगी, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई। परिवहन में आपके रेल, सड़कें, पोत, वायुयान आदि आते हैं। संदेश वाहन में आपके डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार तार आते हैं। बैंक में आपके वित्त, बीमा सुविधाएं आती है। और किसी भी इकोनॉमी को अगर गति देने का काम करना है, तेजी से गति देने का काम करना है, तो विज्ञान और तकनीक को भी अपनाना पड़ता है। और कुछ सामाजिक मुद्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपकी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, या आदि को भी बढ़ावा देना पड़ता है। और आज़ादी मिलने समय तक कई आधारभूत ढांचे हमारे में मौजूद थे, लेकिन ये उस समय ये पर्याप्त नहीं थे। और आज़ादी से पहले जो भारत की जो इकोनॉमी थी आपकी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन हो गई थी, या यूं बोलें कि भारत की जो इकोनॉमी थी आपकी अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और कृषि जो उत्पादन में कमी कमी आ गई थी। किसान जो थे बहुत गरीब हो गए थे। कृषि उत्पादकता भी बहुत कम हो गई थी, और वैश्विक स्तर के तुलना में देखें तो बहुत कम हो गई थी। और जो संगठित उद्योग थे, ये थोड़े बहुत ही थे। और जो भी थे, ये आपके बड़े बड़े शहरों में केंद्रित थे। और बाहरी और आधारभूत उद्योग बहुत ही सीमित मात्रा में थे। यदि भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है। यानी हमारी जो आज़ादी तक जिस समय हम आज़ादी मिली थी, तो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को आपके एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का रूप दे दिया था। किंतु नियोजन काल में
हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करे, मूलभूत परिवर्तन करे, और हमारी जो सुस्त पड़ी हुई इकोनॉमी थी, जो गतिहीन इकोनॉमी थी, उसको हमने तेजी गतिहीन को गतिशील बनाने का काम किया है, और इसको आपके विकास उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाया है। और नियोजन काल का मतलब आपके पंचवर्षीय योजनाओं से है। आज़ादी प्राप्ति के पश्चात भारत आर्थिक नियोजन के विकास का आधार बनाया गया है, और सभी योजनाओं का प्रमुख और मौलिक जो उद्देश्य थे, वो देश में आपके एक संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना था। और नियोजन काल में आपके कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे, और भारत में गरीबी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का भी प्रयास किया गया था। और नियोजन काल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा भी पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है, और बढ़ता सामाजिक विकास, व्यय, बैंक, बीमा कंपनियों, राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण, हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनेक सुविधाएं जो थी आपके नियोजन काल में विकसित हुई थी, या इसको विकास उन्मुख घटक बनाए गए थे। भारतीय नियोजन की अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है, और नियोजन काल में कृषि उत्पादन भी बढ़ाया गया था, और आधारभूत जो उद्योग थे उसकी भी स्थापना की गई थी, जैसे आपके लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उर्वरक आदि सभी उद्योगों को आपके नियोजन काल में आपके तीव्र विकास हुआ है। और इसमें भारत के कुछ क्षेत्रों में आयात भी कम हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में आपके जो विदेशों में हमारी निर्भरता थी, ये भी आपकी कम हुई है। और भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है, और समाज में व्याप्त जो आर्थिक विषमताएं थी और शोषण को भी समाप्त करने के लिए बहुत सारे नियोजन काल में प्रयास किए गए थे, बहुत सारे कदम उठाए गए थे, जैसे आपके जमींदारी उन्मूलन अ, जमींदारी उन्मूलन को किया गया था, भूमि पर कृषकों को अधिकार दिलाया गया था, बंधुआ प्रथा को समाप्त किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सहकारी आंदोलन का विकास किया गया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, और किसानों को ऋण मुक्त सुविधाएं, यूं बोले किसानों को ऋण मुक्त घोषित किया गया था। और अभी वर्तमान में पंचवर्षीय योजना की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया गया है, और इसकी जगह आपके नीति आयोग एक संगठन लाया गया है, नीति आयोग को बनाया गया है, और इस नीति आयोग के माध्यम से हमारा जो नियोजन का जो ढांचा है इसको अपनाया गया है। और उपयुक्त विकास उन्मुख तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत अभी अपनी विकसित अवस्था तक तो नहीं पहुंचा है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास को समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास जारी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत के जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, आपकी विकासशील इकोनॉमी है, और बहुत जल्द हम विकसित अर्थव्यवस्था के बनने की ओर अग्रसर है। तो ये पहले चैप्टर की थ्योरी थी, और इससे आगे हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसका जो घटना चक्र का जो पहला चैप्टर का जो पहला सवाल है, ये कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बोले मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो जिस देश की इकोनॉमी में आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसको आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बी ऑप्शन ये कह रहा है कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ आपके निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उसको आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपके निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, ऐसी इकोनॉमी को आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, क्या क्या अर्थ है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र का एक साथ होना, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों का एक साथ विद्यमान होना। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके सामने तीन कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। वैसे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपके विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं अभी भी हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के देखने को मिलती है। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो इंडिया की जो इकोनॉमी है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि
जे एम किन्स अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के जनक है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं आपके हेडम स्मिथ को माना जाता है, ना कि आपके जेम किन्स को। तो इसमें से पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, या यूं बोले कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और हालांकि अभी भी इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का क्षेत्रों का सहअस्तित्व विद्यमान है। और अर्थशास्त्र के जनक आपके हेडम स्मिथ है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो इकोनॉमी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व रहता है। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आर्थिक शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है, ये आपके सरकार के हाथ में होता है। और संसाधनों पर आपके राज्य का स्वामित्व होता है। वहीं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो बाजार पर जो कंट्रोल होता है, ये आपके सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। यानी ये जो मार्केट इकोनॉमी होती है, ये मार्केट के हिसाब से ये खुद ही चलती है। तो इसमें सरकार की भागीदारी बहुत कम होती है। और उत्पादन के साधनों पर भी निजी स्वामित्व होता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। और मार्केट के हिसाब से ये इकोनॉमी चलती है, और इसमें निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है। वहीं आदि जो गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है जब एक चीज़ को एक जगह से रेगुलेट किया जाता है, तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और जब किसी चीज़ को जगह जगह से रेगुलेट किया जाता है, तो उसको आपके विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो जो गांधीवादी समाजवादी इकोनॉमी थी, ये आपके विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। तो गांधीवादी समाजवादी इकोनॉमी में आपके छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, और इसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में आपके देखने को मिलती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपके सार्वजनिक और पूंजीवादी दोनों टाइप की विशेषता देखने को मिलती है। अगला सवाल कह रहा है कि सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत जो है, ये आपके बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है, और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसलिए हमारे यहाँ श्रमिकों की संख्या भी अधिक है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को अगर श्रमिक अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या होती है। आपको ये बताना है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। पूंजी का जो निर्माण होता है, ये बहुत कम होता है। और जो उच्च आश्रिता अनुपात होता है, कि ना कि आपके निम्न आश्रिता अनुपात होता है। और जो उच्च आश्रिता अनुपात होता है, ये आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। और जिसमें तृतीय क्षेत्र की अधिकता कार्यबल शक्ति का होना, तो ये भी गलत है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आपके प्राथमिक क्षेत्र की अधिकता होती है, ना कि आपके तृतीय क्षेत्र की। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन गलत है। तो ध्यान रखना कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता में क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, पूंजी निर्माण भी इनका बहुत कम होता है, और प्राथमिक क्षेत्र का बोलबाला होता है, और उच्च आश्रिता अनुपात होता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहाँ उत्पादकता का स्तर बहुत कम होता है, जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, इसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, जीवन स्तर भी इनका बहुत कम होता है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंच होती है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार भी बहुत ऊंचा होता है, और कृषि क्षेत्र का आधिक्य होता है, और पूंजी निर्माण जो होता है बहुत कम होता है, और आय में आपकी विषमताएं देखने को मिलती है। तो ये आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है आपकी आय में असमानता होती है, उच्च निर्भरता दर होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर धीमी दर से होती है, बैंक क्षेत्र में वित्तीय सेवा में परिवर्तन होता है। तो ये जो विशेषताएं दी गई है आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की दी गई है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जिसमें जो जितने भी कथन दिए गए ये भारत के इकोनॉमी के बारे में सही नहीं बैठ पाते हैं। इस वजह से इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर विशेषता की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत कम है, और राष्ट्रीय आय भी हमारी धीमी वृद्धि दर है, जनसंख्या पर हमारा भारी दबाव है, और गरीबी भी हमारे बहुत ज़्यादा है, और कृषि पर अभी भी हमारी निर्भरता बनी हुई है, और बेरोजगारी भी हमारे देश में अधिक है, और तकनीकी कौशल की भी हमारे देश में कमी है, और साक्षरता भी निम्न दर है। तो ये आपके भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय कम है, राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर है, जनसंख्या पे भारी दबाव है, गरीबी की उन्मुखता है, नहीं गरीबी का अधिकता है, और कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, बेरोजगारी भी अधिक है, तकनीक और कौशल की कमी है, साक्षरता भी कम है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और इसके अलावा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि हमारे यहाँ अभी भी रूढ़िवादी या परंपरागत ये जो समाज है या सोच है अभी भी खत्म नहीं हुई है। विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिलती है। परंतु वर्तमान राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। और तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है आपके अल्प विकसित देश के रूप में संदर्भित करती है, जब हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त हो कर चुका है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी को दर्शाती है, तो हमारे कृषि का जो है मुख्य व्यवसाय है, ये प्रमुख विशेषता हमारे अर्थव्यवस्था की है। प्रचंड बेरोजगारी भी हमारे देश में देखने को मिलती है, ये भी विशेषता है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था की विशेषता है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, या किसी भी इकोनॉमी की विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और इसके जो निम्न लक्षण है, ये इसमें कृषि की प्रधानता है, पूंजी निर्माण जो है निम्न दर है, और जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, औद्योगिक पिछड़ापन भी है, तकनीकी रूप से भी पिछड़ापन है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और आयात पर निर्भरता है, और साक्षरता भी कम है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो जो भारत की जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको आपके विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है? तो कृषि की प्रधानता जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। न्यून प्रति व्यक्ति आय कम होना, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। वृद्ध स्तर पर बेरोजगारी भी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लेकिन जो उद्योगों की जो प्रधानता है ये आपके विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं, बल्कि आपके विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और भारत जो है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो पहला, तीसरा, चौथा कथन जो है ये हमारी विशेषता है, लेकिन पांचवा कथन, जो दूसरा कथन है हमारे, ये विकासशील विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ना कि भारत के। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है, क्योंकि भारत अर्थ की जो इकोनॉमी आपकी विकासशील है, और अतः उद्योगों की प्रधानता भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता उपयुक्त नहीं उपयुक्त उपयुक्त है, जबकि शेष तीनों लक्षण इसमें भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो इकोनॉमी है आपकी विकासशील इकोनॉमी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, और विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ढांचे, उत्पादन के स्वरूप, उत्पादित वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, और सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो जो श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजी निर्माण का निम्न दर भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। प्रति व्यक्ति का
प्रति व्यक्ति आय का कम होना भी हमारे अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास भरपूर है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिस चीज़ से कुछ आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिन चीज़ों से कुछ इनकम जनरेट होती है। तो जैसा कोई किसान होगा, खेती बाड़ी करेगा तो उससे भी कुछ इनकम जनरेट होगी, कोई नौकरी करेगा तो उसको सैलरी मिली, उससे भी इनकम जनरेट होगी, कोई परिवहन के साधन चला, गाड़ी घोड़ा बंगला चला रहा है तो उससे भी कुछ इनकम जनरेट होगी। लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा कोई कर रहा है तो उससे आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब जिस इस तरह की एक्टिविटी होती है जिससे आपकी कुछ इनकम जनरेट हो, उसे आपके आर्थिक क्रिया कहते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जिस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय सृजन करती है और अर्थात आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं में निम्न है, जैसे आपको उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, निवेश हो गया, वस्तु कीमत हो गई, वस्तु कीमत का निर्धारण हो गया, साधन कीमत निर्धारण आदि, ये आप सारी आर्थिक क्रियाएं हैं या आर्थिक क्रियाओं की कैटेगरी में आएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनका उद्देश्य आय का सृजन करना नहीं होता है। जैसे आपका धर्म प्रचार हो गया, समाज सेवा हो गई, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर किया गया स्वैच्छिक कार्य आदि जो है ये आपके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। तो हमने देखा था आर्थिक तत्व कौन सा होता है जिसमें कुछ चीज़ें जनरेट होती है, कुछ इनकम जनरेट होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन है तो इसमें भी कुछ चीज़ जनरेट हो रही है, पूंजी संसाधन इसमें भी कुछ चीज़ें जनरेट होती है। लेकिन शक्ति संसाधन इससे भी कुछ चीज़ें जनरेट होगी। लेकिन जो सामाजिक व्यवहार इसमें कुछ चीज़ें, ये आपका आर्थिक तत्व नहीं है, आपका अनार्थिक तत्व, इससे कुछ चीज़ें या इनकम जनरेट नहीं हो रही है, या यूँ बोला कि इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व है या इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व में। आर्थिक तत्व में आपके प्राकृतिक संसाधन आते हैं, श्रम शक्ति और जनसंख्या आती है, पूंजी निर्माण आता है, तकनीकी नवाचार आता है, पूंजी उत्पाद अनुपात आता है और संगठन आदि आते हैं। वहीं अनार्थिक तत्व में आपके सामाजिक घटक हो गए, धार्मिक घटक हो गए, राजनीतिक घटक हो गए, अंतर्राष्ट्रीय घटक हो गए और वैज्ञानिक घटक आदि आपके अनार्थिक तत्व में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों में द्वितीय प्रजनन या सेकंड जनरेशन से में सरकार को द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है। तो जो तेल क्षेत्र में जो सुधार है ये आपके सेकंड जनरेशन का पार्ट है। जो सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार है ये भी आपके सेकंड जनरेशन का भाग है। और जो न्यायिक प्रणाली में जो सुधार है ये आपके फोर्थ जनरेशन का भाग है। और जो शासकीय और सार्वजनिक संस्थानों में जो सुधार करना है ये भी आपके सेकंड जनरेशन का भाग है। तो जो तेल क्षेत्र में सुधार हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हो गया, शासकीय या सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार जो है ये आपके सेकंड जनरेशन के भाग है। लेकिन जो न्यायिक प्रणाली में सुधार है ये आपके फोर्थ जनरेशन के भाग है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है इसमें कौन सेकंड जनरेशन का सुधार नहीं है। न्यायिक प्रणाली सुधार को छोड़कर बाकी जो सभी हैं ये आपके सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। इस चैप्टर का आखिरी सवाल कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो जो विकास का जो भारतीय मॉडल है ये आपके व्यक्ति के हितों की भी सुरक्षा करता है और राज्य के हितों की भी सुरक्षा करता है, यानी दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसको मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है। और इसका मतलब होता है कि हमारे देश में आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है यहाँ का जो प्रशासन होता है ये राज्य करता है, यानी स्टेट करता है। वहीं जो निजी क्षेत्र का जो प्रशासन करता है वो व्यक्ति करता है या व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार भारत में का जो मॉडल है ये आपके राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो ये आपका पहला चैप्टर था। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की क्वेश्चन है या इसकी थ्योरी को देखने की कोशिश करेंगे।